वेलकम बैक टू विवेकानंद एग्रीकल्चर चैनल। मैं नवीन दीक्षित फिजिक्स के साथ। चलिए बच्चों, शुरुआत करेंगे हम लोग ICAR 2018 के पेपर का डिस्कशन करेंगे हम लोग। ICAR 2000 वाला पेपर जो है उसमें पहले 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग पहले पार्ट में। साथ ही साथ एक और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जब आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ 2019 ICAR के पेपर का सोल्यूशन लिंक भी दिया हुआ है, तो आप 2019 वाला विजिट करते हैं। शुरुआत करते हैं 2018 ICAR पेपर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं फिजिक्स वाले सेक्शन की। आइए बच्चों, तो सबसे पहला सवाल, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम SHM। जो पहला सवाल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। उसने कहा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट डिस्प्लेसमेंट x1 x2 आर v1 v2 देन द रिलेशन इज गिवन एज या टाइम पीरियड इज गिवन एज। हमसे कह रहा है कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल किसी v1 वेलोसिटी से चल रहा है जब इसकी पोजीशन x1 है। सिमिलरली कोई इसी पार्टिकल में v2 वेलोसिटी से चल रहा है जब इसकी पोजीशन x2 है। ठीक, तो इसका टाइम पीरियड पूछा है, यानी t के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, अगर t के बारे में पूछ रहा है तो t का रिलेशन होता है बेटा ओमेगा से, t इज इक्वल टू ओमेगा बाई t इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बराबर 2 पाई बाई कैपिटल टी। पहले सुनते चलना केवल। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी का इक्वेशन अगर आपको याद हो तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसका एक इक्वेशन होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये टाइम के फंक्शन में होता है बेटा, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए प्लस अभ्यास में होना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। मदद करना, मेरी मदद करिए थोड़ी सी बेटा। तो सबसे पहली बात तो हम एक काम करें, हमारे पास वेलोसिटी की और पोजीशन की इन्फॉर्मेशन अगर हो, हमारे पास अगर वेलोसिटी और पोजीशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इसी फार्मूले का हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो पहला फार्मूला लिख रहे हैं v1 बराबर, देखना बेटा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस पहली पोजीशन x1 का स्क्वायर, ये वाला। सिमिलरली v2 बराबर सेम इक्वेशन, वही दूसरी कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड आयाम का वर्ग माइनस पोजीशन x स्क्वायर। दोनों को आपस में कर दो डिवाइड, फायदा क्या मिलेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, स्क्वायर करो, ये बना बेटा v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। आगे देखिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेशन किया जा सकता है और यही कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। चेक कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा हमने। इधर बोलो v2 स्क्वायर a स्क्वायर, थोड़ा लेंथी सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, सीखने लायक, याद रख सकते हैं रिजल्ट। v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, या v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। ठीक है, a वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, उठा के ले जाओ, तो ये वाला टर्म अगर इधर ले आओगे तो बनेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर और कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर। इधर बचेगा बेटा, इसे इधर ले जाओ, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर मिला, चाहो इस डब्बे को नीचे फेंक दो। अब a स्क्वायर की वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दो, है ना, ताकि ओमेगा निकल आए। यहाँ से बेटा a स्क्वायर देखो जरा कितना आ गया, यहाँ चेक करिए, a स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। हम इस a स्क्वायर को इसमें से किसी इक्वेशन डाल दें, जैसे इसमें डाल दें। तो पहली इक्वेशन थी बेटा v1 बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करोगे ये हटेगा, इधर लगेगा स्क्वायर, इधर लगेगा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब a स्क्वायर का वैल्यू डाल दो, v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पूरा वैल्यू पेस्ट करो, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। बोर ना हो, आप सोल्यूशन याद भी रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, पूरा सोल्यूशन नहीं, रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा बड़ा है बेटा, है ना। इसे फार्मूले की तरह भी कहीं इस्तेमाल कर सकते हो आप। खैर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओरली थोड़ा सा काम करें। ये बनेगा बेटा v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर, ये बनेगा प्लस का v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर, x1 v2
और x1v2, ध्यान से देखो ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्टेप इस वाले नए आने वाले स्टेप साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बेटा आपके पास बचेगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ऊपर बेटा ये बच जाएगा v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, और एक नया टर्म बनेगा v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर। am I राइट? देख ले भाई, v1 स्क्वायर x1 बिल्कुल सही है। अपॉन नीचे क्या बनेगा, अपॉन नीचे क्या बनेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो तो v1 कॉमन लेके काट दो, ये कॉमन 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 सब खत्म। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या, ये ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ये चला जाएगा बेटा ऊपर, इधर साइड में कर दे रहे हैं हम, इधर साइड में कर दे रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर बराबर ये नंबर ऊपर ये नीचे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन, पहला ही प्रॉब्लम इतना लेंदी, लेकिन अब आगे कोई नहीं मिलेगा, ऐसा परेशान ना हो। स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, ओमेगा बराबर 2π/t, तो t बराबर 2π, t ऊपर ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ, अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। चेक करें, ऑप्शन चेक करिए। तो बेटा मेरे हिसाब से x2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये ऑप्शन संख्या 3 सही है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ी सी अप्रोच, ये कैलकुलेशन टफ है बेटा, टफ क्या मतलब लेंदी है, लेंदी है थोड़ा सा, अपने मन से करके देखिएगा। और इस रिजल्ट को भी याद भी रखें कि अगर हमें पोजीशंस दी गई हैं तो हम टाइम पीरियड पोजीशन और वेलोसिटी को ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। हम तो ऐसे याद रखेंगे, अगर कोई सवाल आ जाए कि अलग अलग पोजीशन दी गई है और अलग अलग वेलोसिटी दी गई है, तो टाइम पीरियड बराबर पोजीशन स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर का डिफरेंस अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर का डिफरेंस। क्लियर? चलो अगला सवाल, सेकंड नंबर क्वेश्चन। पहला हो गया बेटा, देखो दूसरा नंबर थोड़ा सा लेंदी है बेटा, बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ रिजल्ट बार बार प्रैक्टिस करने के लिए एक बार आप मेरे साथ लगा लीजिए। अब इस रिजल्ट को आप याद रखें, क्योंकि दोबारा वहाँ लगा नहीं पाओगे बेटा। जरा से भी मिस्टेक प्लस माइनस की हुई तो गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। ये लगा नहीं पाओगे इन द सेंस, आप लगा तो लेंगे ही, होशियार हैं आप, काबिल हैं। अगर आपने फार्मूले प्रैक्टिस करें तो लगा लोगे, लेकिन वहाँ टाइम वेस्ट होगा, है ना। चलो आ जाओ बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा 3 कंडेंसर हैविंग इक्वल कैपेसिटीज आर ज्वाइंट इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड टू अ 2 वोल्ट बैटरी, टोटल चार्ज इज 1.8 माइक्रोकूलम। ठीक है भाई, कह रहा 3 कंडेंसर हैं, ये 3 कंडेंसर्स इक्वल कैपेसिटी के हैं, तो ये 3 कंडेंसर ले लिए हमने बेटा, ठीक। और 3 कंडेंसर की जो कैपेसिटी है वो इक्वल है, हमने कहा ठीक है। तो तीनों इक्वल कैपेसिटी के 3 कंडेंसर में ले लिए, सी कैपेसिटी। इन्हें जब 2 वोल्ट की बैटरी के साथ एसोसिएट किया गया तो इन सब पर जो कंबाइंड इक्विवेलेंट चार्ज आया 1.8। अब देखो जरा, किसी भी कॉम्बिनेशन में हम पहले निकालते हैं सी इक्विवेलेंट, तो ये पैरेलल है तो C प्लस C 3C, और वोल्टेज है 2V, तो हम कहते हैं Q इक्विवेलेंट बराबर C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज। इक्विवेलेंट चार्ज बता रहा 1.8 माइक्रोकूलम, C इक्वल C प्लस C 3C मल्टीप्लाई वोल्टेज के नाम पर 2 वोल्ट। कोई डाउट? 3 दूनी 6 से कट करोगे 6 3 18, तो C बराबर 0.3 माइक्रोफैरड, ये कैपेसिटी आ गई एक की। अब कह रहा अगर इन्हें ही सीरीज में जोड़ दिया जाए, सीरीज में जोड़ लो सेम बैटरी सिस्टम के साथ, बैटरी सिस्टम 2 वोल्ट, ये सी, बताओ जरा सीरीज में कॉम्बिनेशन कैसे होता है। आपने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत आसान, यहाँ क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन का 1/c 3/c रेसिप्रोकेट करो, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन C/3। C कितना है बेटा 0.3, तो ये बन जाएगा बेटा 0.3 एक की कैपेसिटी अपॉन 3, ये बन जाएगा 0.1 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना यहाँ से निकलेगा, तो हम कहेंगे Q इक्विवेलेंट बराबर C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज। इधर देखिए C इक्विवेलेंट कितना आ गया सीरीज़ का 0.1 मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज कितना बेटा 2, 0.1 इंटू 2 0.2, चार्ज है इसलिए माइक्रोकूलम। ऑप्शन संख्या 4 सही है। पता उसने इस सवाल में क्या क्या किया, देखो जरा। अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना आता है,
इक्विवेलेंट चार्ज Q इक्विवेलेंट बराबर C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V निकालना आता है तो ये सारे सवाल आप कर सकते हैं। नोट करिए। अगला सवाल, तीसरा सवाल देखो बेटा, तीसरा सवाल देखो जरा बेटा, इस तरफ कर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन साहब का बैलेंस इक्वेशन इस्तेमाल करिए और काइनेटिक एनर्जी का वर्क फंक्शन के साथ इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल था। तो बेटा इसका ऑप्शन मिला चौथा सही, तीसरा वाले का तीसरा सवाल आ जाओ। दूसरे का चौथा पार्ट सही था, तीसरा आ जाओ। आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। भैया आइंस्टाइन साहब का कहना था कि अगर ये मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस पर किसी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी म्यू की अगर लाइट गिरती है तो इस लाइट का जो फोटोन है सबसे पहले अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। इलेक्ट्रॉन पहले तो बाहर आएगा मेटल सरफेस के, जिसके लिए वो पे करेगा वर्क फंक्शन होता है H मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट, जहाँ H प्लैंक कांस्टेंट, म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बच जाएगी उसका इस्तेमाल करेगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर हम लिखें तो इंसिडेंट एनर्जी बेटा H-μ1, इसकी कॉस्ट पर पहले तो वर्क फंक्शन का पेमेंट होगा और बचा हुआ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर बोलो कितना हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी बराबर बन जाएगा H-μ1 माइनस फाई, और माइनस फाई की वैल्यू बेटा H-μ0। काइनेटिक एनर्जी रखो हाफ mv² बराबर H-μ1 माइनस H-μ0। ये डब्बा वन चेक कर लें। कोई ऑप्शन है क्या बेटा? यस, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि अगर म्यू फ्रीक्वेंसी गिर रही। अब देखो बेटा हमने इसे म्यू1 लिया, उन्होंने कहा ये म्यू फ्रीक्वेंसी है, दैट्स इट। क्लियर? तो इसका बेटा सेकंड पार्ट सही है, सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अगला आ जाए चौथा नंबर सवाल संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। फोर्थ नंबर कह रहा है एक इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म दिया है, डायमेंशन का सवाल, P प्लस A अपॉन V का स्क्वायर और नेक्स्ट ब्रैकेट में है V माइनस बी इज इक्वल टू NRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म वंडर वाल इक्वेशन है। इसमें कह रहा है A B R कांस्टेंट है, तो A की डायमेंशन बताओ। अब देखो जरा डायमेंशन क्या कहती है कि इस डब्बे में अगर दो क्वांटिटीज जुड़ रही तो इनकी डायमेंशन बराबर होंगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है वही क्वांटिटी जुड़ सकती हैं जो कि डायमेंशन वाइज सिमिलर हो। तो P का डायमेंशन बराबर होगा A अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर का डायमेंशन। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ऐसा हिंट किया है। प्रेशर बोलो कितना होता है ml-1 T-2। अब बेटा ये आपको थोड़ा सा डायमेंशन पहले से प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिस्कशन डिटेल नहीं जाएंगे बेटा। A अपॉन वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी L3, और उसका भी होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो A का डायमेंशन बराबर m रहेगा L की -1 पावर और उसमें मल्टीप्लाई होगी 6 पावर, तो L की 6 पावर में से 1 पावर चली गई 5 पावर, T की -2 पावर डब्बा बंद, तो A का डायमेंशन आ गया। अब देखिए ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये आपका पहला ऑप्शन सही आ गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और T की पावर -2 है बेटा पहले ऑप्शन में, रफ कर दें। अब देखिए बेटा और देखते हैं पांचवा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा भैया 2 मोल ऑफ आइडियल गैस 27 डिग्री पर है, उसे आइसोथर्मली एक्सपेंड करने दिया जा रहा, वर्क डन निकालना है, कोई कठिन काम नहीं। पहले मुझे बताओ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर आपको रिजल्ट याद है तो हम बताते हैं NRT log ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये रिजल्ट याद होना चाहिए बेटा। N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन। अब कह रहा है कोई गैस है 1 से 10। अच्छा देखो ये लॉग का जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल है, इसे 10 के बेस में ले जाओ। सो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज 2.303। जब 10 के E के बेस को 10 में कन्वर्ट करोगे 2.303 NRT, बाकी वैसा ही लॉग। अब जो बेस बन गया बेटा वो बन गया आपका 10
बाकी फार्मूला एज इट इज रहेगा, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, वैल्यू रखी जाए। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस पता करना है, सो वर्क डन पता करना है बराबर 2.303, नंबर ऑफ मोल्स 2 ग्राम मोल्स, गैसियस कांस्टेंट आर की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर 27 डिग्री, डिग्री मैंने रखना केल्विन में, 27 और 273 ऐड करो केल्विन बदलने के लिए 300, लॉग ऑफ 10 के बेस पर, इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर से 10 लीटर, इनिशियल 1 लीटर फाइनल 10 लीटर, लॉग 10 बेस 10, इस पूरे नंबर की वैल्यू 1, इन सबका करो मल्टीप्लिकेशन से वर्क डन बराबर 300 दूनी 600 600 मल्टीप्लाई बाय, थोड़ा शॉर्टकट कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2.303 हटा दो, मल्टीप्लाई बाय 8.3, कैलकुलेशन इजी करने के लिए करो मल्टीप्लिकेशन। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे बेटा, देखिए जरा कितना आ रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू करना पड़ेगा, ये आ जाएगा बेटा 00 हटाओ, ये बन जाएगा 230 इंटू 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 12 1 13, 1 प्लेस के बाद डेसिमल 00, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8.3, 0 हटा दो, डेसिमल हटा दो, 8 3 जा करो मल्टीप्लिकेशन, वर्क डन बराबर, बच्चों वाला काम करते हैं, 3 8 जा 24, 2 कैरी किया, 3 3 जा 9 2 11, 1 कैरी किया, 3 1 जा 3 3 1 4, 8 का मल्टीप्लाई 8 8 जा 64, 6 कैरी किया, 8 3 जा 24, 6 30, 3 कैरी किया, 8 1 जा 8, 8 3 11, करो भाई 4 4 1 5 4 1 1, अप्रॉक्सीमेटली 11 पॉइंट समथिंग आंसर, 11.45 इंटू 10 टू पावर ऑफ, अब देखो डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट करोगे, 3 प्लेस, तो देखो 11 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 1 2 3, है कोई ऑप्शन? यस, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पूरा सोल्यूशन नहीं लिख रहे हैं, सेकंड ऑप्शन देख लो जरा, यहाँ से किस हो रहा है, ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन में किस करना सीखो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बेटा, कोई डाउट? चलो अब देखिए 6th नंबर, अब देखिए बेटा 6th नंबर, इसे रफ कर रहा हूं बेटा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट है, ए बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी पता करनी है। ये एक अरेंजमेंट, ऊपर ये कैपेसिटर्स देख लीजिए, इधर भी 2 कैपेसिटर, ये देखिए ये वाला पॉइंट बी, ये वाला ए, इधर कैपेसिटेंस लगी है 3 माइक्रोफैरड, इधर पड़ोस में लगा है 6 माइक्रोफैरड, नीचे लगे हैं 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में। मेरी बात करो थोड़ी सी बेटा, ए बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ओरली सॉल्व कर सकते हो, हलवा सवाल। ये 3 ये 6 आपस में कैसे, आपने कहा सर सीरीज में आंसर आ जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, एलसीएम बोलो 6, 3 से 2, 6 से 1, 3/6, 1/2, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/2, तो c इक्विवेलेंट बराबर 2, तो इन दोनों का कंबाइंड आंसर आ गया 2 माइक्रोफैरड। इसे हटा देना है, मदद करो, ये दोनों कितना हो जाएगा सीरीज में, उल्टा होकर जुड़ेगा, रेसिप्रोकेट होकर 1/2 1/2 1 बन जाएगा। इन दोनों का आंसर ऐसे निकाल लोगे 1/2 प्लस 1/2 2/2 1, c इक्विवेलेंट बराबर 1 माइक्रोफैरड। अब देखो जरा, ये कॉम्बिनेशन आया 2 माइक्रोफैरड, ये आया 1 माइक्रोफैरड, दोनों आपस में कैसे पैरेलल, तो c इक्विवेलेंट बराबर ए बी के क्रॉस ये 2 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड पैरेलल, तो 2 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड, आंसर 3 माइक्रोफैरड। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन स्किप करना है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी था या ट्रिकी भी था, तो इसमें थोड़ा सा इसको बाद में देख लेंगे। 8th नंबर, अभी तो अभी डिस्कशन ऑफ पेपर बाकी है। 8th नंबर जो फटाफट एक बार मुझसे होते चले जा रहे हैं, तुरंत करता जा रहा हूँ, हाँ ऐसे ही आपको भी करना। देखिए क्वेश्चन देखते ही आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट ये बता देता है कि क्या हम ये क्वेश्चन फेयर वे में अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है नहीं, तो आप तुरंत क्वेश्चन स्किप करिए, अगले को समय दीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन कर पाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। एकेडमिक्स नहीं जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको वही क्लिक करने हैं, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जिनमें आपका माइंड तुरंत क्लिक करता है कि नहीं आई कैन रिस्पॉन्ड दिस क्वेश्चन इन फेयर मैनर। ठीक है बच्चों, चलो
आ जाओ क्वेश्चन संख्या 8 नंबर। आइडियल गैस इंजन ऑपरेट हो रहा है कार्नोट साइकिल 27-227 के बीच में। पहले सवाल समझ लें। कह रहा भैया सिंपल बात, कार्नोट का सवाल है तो एक होता है सोर्स, एक होता है बेटा सिंक। सोर्स होता है हाई टेम्परेचर पर, सिंक होता है लो टेम्परेचर पर। लिख दे रहा हूँ मैं, ये हाई पर होता है, ये लो टेम्परेचर पर होता है। दोनों को ज्वाइन करने पर हीट का साइमल्टेनियसली फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। यहाँ से जो हीट निकली मान लीजिए वो Q1, यहाँ जो रिसीव हुई वो Q2, बीच की हीट कहाँ चली गई? आपने कहा सर ये तो हमने वर्क डन में खर्च कर डाली। वर्क डन का फार्मूला W बराबर होता है Q1 माइनस Q2। यहीं से एफिशिएंसी का फार्मूला आता है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहीं से आता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। मत करो क्या Q2 बाई Q1 वाला स्टेप T1 बाई T2 से मैच कर रहा, सफिशियंट है। तो हम लिख सकते हैं T2 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। सब बातें आपको पता है, चेक करें। कह रहा है ये जो इंजन ऑपरेट हो रहा है वो 227 और 127 के बीच में। तो ये हाई टेम्परेचर 227 में 273 ऐड करो, ये बन जाएगा बेटा 227 प्लस 273 कितना बन जाएगा 500। तो ये बेटा 500 पर है सोर्स, ये 127 पर है। ये आपको तुरंत गेस कर लेना, लो टेम्परेचर सिंक का होगा। तो 127 प्लस 273 बन जाएगा बेटा 400 केल्विन। काम केल्विन में करना है। अब T1 T2 पता हो गए। फिर कह रहा है इट एब्जॉर्ब 8 × 10⁴ कैलोरी ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर। यहाँ जो हीट एब्जॉर्ब हो रही वो 8 × 10⁴ है। यहाँ जो पहुँच रही नहीं पता, हमें रेशियो तो पता है। T2 बोलो, सॉल्व कर रहे हैं, T2 बोलो बेटा 400, T1 बोलो 500, Q2 बोलो पता नहीं, Q2 नहीं पता, अपॉन Q1 बोलो 8 × 10⁴। क्लियर है? कोई डाउट? 0 0 0 0 क्रॉस मल्टीप्लाई देखना जरा बेटा। Q2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 8 4 से 32 अपॉन में 5 बना रहेगा 32 बाई 5 10⁴ इंटू 10⁴। ये जो भी आंसर आया कैलोरी में काटा पीटी करो। Q2 बराबर 32 बाई 5, 5 से काटो 6 बार, 5 से काटो 4 बार इंटू 10⁴ आंसर इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। लेकिन हमसे उसने ये नहीं पूछा, वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कितना वर्क हुआ, वर्क कितना हुआ। हम कहेंगे सरल सी बातचीत, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अरे भाई कोई नई बात थोड़ी, ये लिखा हुआ आपने पहले कि जो बीच में डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वही वर्क डन के रूप में इस्तेमाल होगा। तो मिली कितनी 8 × 10⁴, इसमें से यहाँ कितनी पहुँची 6.4 × 10⁴। बचा हुआ हिस्सा वर्क में इस्तेमाल हो गया। सो वर्क डन बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू वहाँ से आई 8 × 10⁴, यहाँ जो पहुँच रही है सिंक तक वो 6.4 × 10⁴। देखो जरा कितना बचा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस 1.6 × 10⁴। आंसर कैलोरी में वर्क डन का 1.6 × 10⁴। ऑप्शन संख्या 1 सही है, ऑप्शन संख्या 1 सही है बेटा। रफ करने जा रहे हैं। ये था आपका थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ का कार्नोट इंजन बेस्ड सवाल। एक तरीके से इसने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करवा लिया। एफिशिएंसी के फार्मूले से Q2 बाई Q1 बराबर T2 बाई T1 केस करवा लिया और वर्क डन बराबर Q1 माइनस Q2 का इस्तेमाल करवा लिया। 9th नंबर देखो, कह रहा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है। तो पहले जीरोथ लॉ समझ लें जरा से 1 मिनट। अगर हमारे पास 3 सेगमेंट हैं किसी डब्बे के, ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C है, कहा जाता है अगर A और B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, A और B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, A और C आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो B और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, मतलब हीट का फ्लो नहीं होगा। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होगा तभी हीट का फ्लो होगा, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिस्कस करता है। तो 9th का 4th पार्ट सही है बेटा, जो कि बताता है कि फिक्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जो हीट की फ्लो का डायरेक्शन से फिक्स करता है। ठीक, ये बाद में आप पढ़ेंगे सेकंड लॉ में कि हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। तो 9th का 4 सही बेटा। 10th लॉ, 10th सवाल कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड एयर में दी गई है, लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप दिया है। सवाल संख्या 10 बात कर रहा है क्लोज ऑर्गन पाइप की। ये रहा क्लोज ऑर्गन पाइप, ये रहा क्लोज ऑर्गन पाइप, लंबाई बोलो इसकी बेटा L। ठीक, क्लोज ऑर्गन पाइप 1 इंच से बंद,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसे बनेगी, 1/4 ऑफ लूप बनेगा स्टेशनरी वेव का। फ्रीक्वेंसी बोलो इसकी कितनी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L। कह रहा फ्रीक्वेंसी पता करो, हमने कहा फ्रीक्वेंसी बराबर V स्पीड ऑफ साउंड दिया गया 332, 332/4। लंबाई कितनी सॉर्गन पाइप की, लेंथ दी गई 1 मीटर, लेंथ की जगह रखो 1 मीटर, 332 का 1/4, 4 से कट करो, 4 8 32, बचा 3, ये बनेगा 3, सही है। 8 चौको 32, 1 बचा, 8 3 4 4 8 32, 8 1 बचा 12 4, ठीक है। हर्ट्ज ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन संख्या बेटा चौथा 10th का 4th नंबर सही है। आ जाइए बेटा 11th नंबर। 11th नंबर आइए, 11th नंबर देखो क्या कह रहा है। 11th नंबर क्या कह रहा है, कह रहा था इंस्टेंट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ 5 ओम रेजिस्टेंस इन अ क्लोज सर्किट। कह रहा कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स EMI का सवाल, फ्लक्स दिया गया है 60 स्क्वायर -5t प्लस 1। कह रहा t बराबर 0.25 पर इससे कितनी करंट पास होगी, जबकि रेजिस्टेंस 5 ओम है। यानी पता सिस्टम कुछ ऐसा होगा, ये कोई कॉइल नुमा स्ट्रक्चर होगा और इसमें करंट को मेजरमेंट करने के लिए अमीटर वगैरह लगाया गया होगा। ठीक, आप देखो ज़रा, हमसे कह रहा है इससे जो पास होने वाला फ्लक्स है वो टाइम के साथ वेरिएबल ऐसा दिया है। कह रहा t बराबर 0.25, 0.25 का मतलब 1/4 ऑफ सेकेंड में आपको बताना है करंट बताना, जबकि जो कॉइल है इसका रेजिस्टेंस हमको 5 ओम डिस्कस किया है। IR और वोल्टेज का रिलेशन V बराबर IR या E बराबर IR। तो I कैसे मिलेगा, अगर हम EMF में रेजिस्टेंस का कर दें डिवीजन तो EMF कैसे मिलेगा, EMF फैराडेज लॉ, E बराबर -N d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू EMF। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, नंबर ऑफ टर्न की बात नहीं करी, इसका मतलब हमेशा एक टर्न, जब कभी नंबर ऑफ टर्न का डिस्कशन ना करें तो n इज इक्वल टू 1, एक ही कॉइल एक ही लूप मान लो, n हटा दो n1 हो गया, d∅dt से डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, करो डिफरेंशिएशन, d/dt ऑफ फाई बोलो बेटा 60 स्क्वायर -5t प्लस का 1, करो डिफरेंशिएशन, E बराबर ये बन जाएगा 6 2 12t, पावर बिकम्स कॉफिशिएंट एंड रिड्यूस्ड बाई 1 -5 कांस्टेंट नंबर, t का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंस 0। ये EMF आ गया, EMF का टाइम के साथ वैल्यू आ गया, टाइम डिपेंडेंट वैल्यू। हमें कब चाहिए, 1/4 सेकंड में। देखो जरा 1/4 सेकंड में EMF एट t बराबर 1/4 ऑफ सेकंड या 0.25, एक ही बात है। रखो यहाँ 12 और t की जगह 1/4 -5, 4 से कट करो 3, 3 -5 2, माइनस का 2 आएगा, हम 2 वोल्ट लेंगे क्योंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है। तो चलो भाई करंट की बात करते हैं। करंट की बात, I बराबर EMF या वोल्टेज -2 आया 2 आए, हम मैग्नीट्यूड लेंगे 2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना बेटा 5, 2/5 कितना बन जाएगा 0.4, आंसर एम्पियर में करंट है। बोलो भाई ऑप्शन, इंड्यूस करंट कितनी आ गई 0.4, ऑप्शन संख्या 3 सही, ऑप्शन संख्या 3 सही। सवाल नंबर 12, ये आपने देखिए, अब एक बात समझिए, आपसे ओम्स लॉ का भी इस्तेमाल करा लिया उन्होंने, V बराबर IR, आपका नॉलेज चेक करने के लिए फ्लक्स का टाइम के साथ साथ वेरिएशन आपको EMF देगा, फैराडे लॉ का इस्तेमाल करवा लिया, क्लियर है ना। रफ कर देना बेटा। 12th नंबर देखो, 12th नंबर सवाल पढ़ें। 12th नंबर क्या कह रहा, 12th नंबर कह रहा PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। याद करें, ये आपका PN जंक्शन, ये P टर्मिनल ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से बना, ये N टर्मिनल, अगर P का कनेक्शन हाई वोल्ट से, N का कनेक्शन लो वोल्ट से, तो ऐसे में से फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और ये एक अच्छे कंडक्टर की तरह काम करता है, या यह एक ऑन स्विच की तरह काम करता है, ऐसा स्विच जो फटाफट करंट का फ्लो करा रहा है। तो P connected to high voltage, N connected to low voltage will act as forward bias and forward bias supports the flow of current, good current, ऑन स्विच की तरह काम करेगा। तीसरा ऑप्शन संख्या 3 सही है। अगले सवाल पर आ जाए, 14th नंबर। अगला सवाल 13 नंबर,
30 नंबर पर आ जाए, इसे रफ करना बेटा। चेक करिए 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 30 नंबर कह रहा है भैया ये आपका कैपेसिटर अरेंजमेंट ऐसा, एक मिनट 4 हाँ, एक आपका कैपेसिटर अरेंजमेंट ऐसा है, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट, यहाँ एक कैपेसिटर 4, थोड़ा साफ कर दे इसे बेटा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए 1 मिनट। ये यहाँ एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड, 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 बीच में एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड। इस पॉइंट का नाम एक्स, इस पॉइंट का नाम वाई। अब देखिए जरा, कह रहा इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी बतानी है। यहाँ से जो करंट आएगी ये चार्ज आएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे जाएगा। इस चार्ज को मिला ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, इस चार्ज को मिला ये रास्ता। ध्यान से देखो 4:4, इधर भी 4:4। अगर ऊपर की कैपेसिटेंस का रेशियो नीचे की कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर आ गया, इसका मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन जैसी कंडीशन है, यानी ये एक्स वाई पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, नो फ्लो ऑफ चार्ज होगा, कैपेसिटर लगा होना यूजलेस है। और अगर यूजलेस है तो ये दोनों ध्यान से देखो सीरीज में उल्टा करके जोड़ते हो 1/4 1/4 2/4, यानी 2 बन जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ध्यान से देखो 1/4 1, ये भी दोनों सीरीज 1/4 1/4 2/4, ये भी 2 बन जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब देखो जरा ए और बी के क्रॉस, एक ये ब्रांच 2 माइक्रोफैरड, ये इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड पैरेलल में सीधे जोड़ते हो तो बताओ सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ये ब्रांच 2 माइक्रोफैरड, ये ब्रांच 2 माइक्रोफैरड, आंसर 4 माइक्रोफैरड। चेक करें, ऑप्शन संख्या 3 सही है। इसे बेटा 1 शॉट लगते चले जा रहे फटाफट, इसीलिए है ना, बिल्कुल मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट बन करके पेपर दे रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा चीज जिसमें लग रहा है हाथ चल जाएगा फटाफट चलाते जा रहा है। 14th नंबर मत करिए। अ मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म 30 मीटर पर सेकंड, इमीडिएटली टर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद 20, एवरेज स्पीड बतानी। सुनना भैया, यात्रा का सवाल है, 1 डायमेंशन मोशन का। इनिशियल पॉइंट से चला, फाइनल पॉइंट पहुंचा, मान लीजिए बेटा डिस्टेंस कितनी है d। वो मोटरसाइकिलिस्ट इधर गया 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यहाँ पहुंचा, उसने यू टर्न लिया और वापस आना चाहता है, लेकिन 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। जाना d है, आना d है। हमसे पूछ रहा है आप एवरेज स्पीड बताइए, मत करिए। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड पूछा ना, हाँ चेक कर ले, वेलोसिटी नहीं पूछा। चलो बताओ डिस्टेंस कितना, जाना d आना d, टोटल 2d। टाइम बोलो, जाते समय कुछ टाइम लगा होगा, मान लीजिए टाइम लगा t1, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आते वक्त टाइम मान लीजिए लगा t2, टाइम बराबर आने की टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 की जगह नीचे टोटल टाइम रखना, टोटल टाइम का मतलब हो गया t1 प्लस t2, ऊपर 2d, नीचे पहला टाइम d/30, दूसरा टाइम d/20। पता है कुछ लोग इन सवालों को 2v1 v2 अपॉन v1 v2 से भी करते हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप सवाल कैसे भी करें कंसेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। हमें तो बस एक ही चीज़ आती है कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम सारे सवाल इसी से लगा सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मनुष्य भी सोचता है, लेकिन फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा। ध्यान देखो, डी कैंसिल, ये बन जाएगा 2 अपॉन 20 30 कैल्शियम 60, 30 से डिवीजन किया 2, 20 से किया 3, 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 + 2 कितना 5, 5 से कट करो 12, आंसर 24 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट भी लगा सकते हो, v एवरेज बराबर, अगर डिस्टेंस बराबर हो, स्पीड अलग अलग हो जाने आने की, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, आंसर 24 मीटर पर सेकेंड। कौन सा पार्ट है भाई? 14th का तीसरा नंबर सही है। तीसरा नंबर
अगला देखिए 15th नंबर, देखो बेटा, नंबर, चलिए, कह रहा डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स इज रिड्यूस टू हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन इज डबल, फ्रिंज विड्थ। YDSE का सवाल, यंग्स डबल स्लिट का, ये आपका स्लिट नंबर 1, ये आपका स्लिट नंबर 2। प्राइमरी सोर्स से आने वाली लाइट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना और स्क्रीन पर उसका पैटर्न देखना फ्रिंज के फॉर्म में। यही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। यहाँ जो फ्रिंज बनेगी, प्रकाश की पट्टियाँ बनेगी, लाइट फ्रिंजेस, उनकी चौड़ाई होगी बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, जहाँ डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है, ये स्क्रीन है, और दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी। क्वेश्चन कह रहा डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज रिड्यूस टू हाफ, दोनों कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस को आधा, यानी अब देखो ये तो जनरल फार्मूला, हमने कहा हम चेंज कर रहे हैं इसमें कुछ, हम नई बीटा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? डी लैम्डा बाई डी से बनाएंगे, लेकिन अब की बार डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज आधा, तो डी की जगह डी बाई 2, और स्क्रीन तक का डिस्टेंस डबल, ये डिस्टेंस डबल, ये 2। ध्यान से देखो, ये भी 2 क्या उछल के ऊपर पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, 2 2 जा 4, तो नया वाला बीटा 4 टाइम है डी लैम्डा बाई डी का, और डी लैम्डा बाई डी क्या है? ये आपका पुरानी फ्रिंज की चौड़ाई है बीटा, तो नई फ्रिंज की चौड़ाई 4 गुनी हो जाएगी, 4 टाइम्स बिकम्स 4 टाइम, पहला ही ऑप्शन दिया है। आगे देखिए 16th नंबर, 16th नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल देखिए, कह रहा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ द कैथोड रेज। भैया याद करो, डे ब्रॉगली साहब ने कहा था लैम्डा बराबर h/p या लैम्डा बराबर h/mb। कोई भी छोटा मैसिव पार्टिकल अगर हाई स्पीड से चलेगा तो उसमें पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। तो कैथोड रे के बारे में बताओ, कैसे प्रूव करोगे कि कैथोड रे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट फॉर द पार्टिकल नेचर, कि कैथोड रे पार्टिकल फॉर्म भी होती है। तो कैथोड से निकलते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी वाले अगर इलेक्ट्रॉन, तो वो अगर कहीं सामने स्क्रीन पर जा रहे हो और रास्ते में ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इधर से लाइट पड़ जाए तो इनकी शैडो बनेगी। शैडो पार्टिकल नेचर यानी मैसिव नेचर को इंडिकेट करती है। तो कास्ट शैडो ये सफिशिएंट है बताने के लिए कि पार्टिकल नेचर है। 16th का थर्ड पार्ट सही ऑप्शन तुरंत दिख जाएगा भाई। फ्लोरेसेंस जो पहला ऑप्शन दिया, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करना, ये तो आपका वेव नेचर भी हो सकता है। वैक्यूम में ट्रेवल करना वेव नेचर हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफ्लेक्ट होना है, बिल्कुल हाँ, ये भी वेव नेचर हो सकता है। तो कास्ट शैडो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हालांकि इसे एक बार और चेक कर लेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन से पहले, है ना। चले बेटा 17th नंबर आ जाओ बेटा, 17th नंबर। हाँ तो आप अभी लास्ट वाले पार्ट का बेटा कास्ट शैडो दिमाग में रखेंगे। 16th का थर्ड पार्ट, 17th नंबर। एल एंगुलर मोमेंटम है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो रोटेशनल एनर्जी, भैया रोटेशनल एनर्जी पहले बताओ, काइनेटिक ट्रांसलेशन एनर्जी होती है, ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो रोटेशन की रोटेशन एनर्जी हो जाएगी हाफ, मास की जगह इनर्शिया आई, और लीनियर स्पीड की जगह एंगुलर स्पीड। नीचे आई ऊपर आई, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर बोलो बेटा I² ओमेगा² I² ओमेगा² अपॉन 2I। याद करो लीनियर मोमेंटम होता है P बराबर mv, एंगुलर मोमेंटम L बराबर मास की जगह इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगुलर मोमेंटम बन गया, एंगुलर मोमेंटम वैल्यू रखें। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर L² अपॉन 2I। है कोई ऑप्शन? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी L² अपॉन 2I। 17th का सेकंड पार्ट सही बेटा। 18th आ जाइए, 18 देखिए, ICAR 2018 सवाल नंबर 18। ठीक है भाई, चलिए। VI ग्राफ दिया है कंडक्टर प्लेटिनम के लिए, टेम्परेचर डिफरेंसेस प्रोपोर्शनल हैं। सवाल सुनना बहुत सुंदर। एक एक्सेस I का है, एक एक्सेस V का है। ऐसे एक एक्सेस करंट का है और एक एक्सेस वोल्टेज का है। दो अलग अलग प्लेटिनम के दो एक्सपेरिमेंट, एक टेम्परेचर T1 पर चेक कर लें और एक टेम्परेचर T2 पर। एक बार इधर से एंगल थीटा,
एक बार इधर से एंगल थीटा। ध्यान दें, अगर हमारे पास वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ है तो इस ग्राफ का जो थीटा है हम उसका tan थीटा निकालेंगे, और tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर v अपॉन बेस i, ये बन जाएगा v/r जो कि रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस। सो tan थीटा यानी स्लोप रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। ठीक, आप देखो जरा पहले T1 टेम्परेचर पर। अच्छा एक बात और ये देखो कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक, तो अगर टेम्परेचर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है तो जो हमें डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस होगा यानी R2 माइनस R1 वो T2 माइनस T1 के प्रोपोर्शनल होगा। सवाल इस पर बेस्ड है इसलिए R2 माइनस R1 पे बात कर रहे हैं। दरअसल रेजिस्टेंस से अंदाजा लगाएंगे टेम्परेचर का और टेम्परेचर का डिफरेंस निकालेंगे। तो उसने कहा T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल। हमने कहा T2 माइनस T1 दरअसल प्रोपोर्शनल होगा R2 माइनस R1 के। आप जरा चेक करो R2 R1 कितना। तो रेजिस्टेंस VI ग्राफ का जो रेजिस्टेंस है, VI ग्राफ में जो स्लोप है, एंगल है, उसका tan थीटा रेजिस्टेंस देगा। तो पहले बताओ T1 वाले केस में अगर रेजिस्टेंस हम R1 मान लें और T2 वाले केस में रेजिस्टेंस बेटा R2 मान लें तो R1 बराबर R1 वाले ग्राफ का स्लोप दैट इज tan थीटा। बिल्कुल सही बात। R2 बराबर R2 वाले ग्राफ का स्लोप में एंगल देखो, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, करंट एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले केस में अगर इधर थीटा है ये पूरा 90, अगर ये है थीटा तो ये बोलो कितना बचा बेटा, ये एंगल ये बचा 90 माइनस थीटा। तो R2 है इस ग्राफ का स्लोप जो कि 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा। सो R2 बन जाएगा बेटा tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा रखो, प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर R2 माइनस R1 यानी कॉट थीटा माइनस tan थीटा। प्रोपोर्शनल टू कॉट मीन्स 1/10, यस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आई मीन टू से नीचे ये प्रोडक्ट में आएंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस 2 थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ये बना, नीचे 2 ऊपर 2 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया, ये बन गया बेटा साइन 2 थीटा। cos 2 theta upon sin 2 theta is actually cot 2 theta. So difference of temperature is proportional to difference of resistance which comes out finally cot 2 theta. तो रिजल्ट cot 2 theta के प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन संख्या 3 सही है। ठीक, 19th नंबर सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो कितनी बातें लिंक कराई इस सवाल में उसने। आपको स्लोप का अंदाजा होना चाहिए, आपको रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर प्रोपोर्शनल है इसका अंदाजा होना चाहिए, और फिर ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, तभी सवाल हो पाएगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करते रहें, अच्छे सवालों की प्रैक्टिस से जो हल्के सवाल हैं वो अपने आप जो है समझ में आ जाते हैं। 19th नंबर सवाल देखिए बेटा, आइए आसान सवाल। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का 4 रेजिस्टेंस, एक आर्म ये वाला इन पॉइंट x, ये वाला इन पॉइंट y, इधर रेजिस्टेंस 10 ओम, इधर भी 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 रेजिस्टेंस 10 ओम, सब 10 ओम। कह रहा एक्स वाई के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। अब देखो यहाँ से जो करंट आएगी यहाँ जाएगी, ऐसा कहते हैं, कुछ करंट यहाँ जाएगी कुछ करंट यहाँ जाएगी, ये वाली ये इधर वाली ये इन दोनों पॉइंट का वही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों? अगर ऊपर के रेजिस्टेंस का रेशियो 10/10 1 आया तो नीचे का भी रेशियो 10/10 1 आ रहा। अगर रेजिस्टेंस के रेशियो आपस में बैलेंस हैं तो बीच में लगा हुआ रेजिस्टेंस आपका यूजलेस हो गया। अगर यूजलेस हो गया तो ये है 10 ये है 10, सीरीज में 10-10, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीधे जुड़ जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। एक तार में दूसरा तार जोड़ोगे लंबाई बढ़ जाएगी, तो R1 प्लस R2 तो ये बोलो कितना बन जाएगा 10-10 20 ओम। ये भी देखो दोनों सीरीज में डायरेक्ट रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये भी बन जाएगा बेटा 20 ओम, ये वाला 20, ये वाला 20, एक्स वाई पॉइंट के क्रॉस ये आपस में पैरेलल। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 दैट इज 1/20 प्लस 1/20
20 20 का एलसीएम 20, ऊपर 1 + 1 2 काटा पीटी करो, आंसर 1/10। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई इज इक्वल टू 10 ओम, 10 ओम आ रहा। रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई 10 ओम। आंसर संख्या थर्ड, तीसरा ऑप्शन बहुत सही हो रहा है भाई। ठीक, अगला सवाल और आखिरी सवाल, 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल देखिए बेटा, 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 20 नंबर क्या कह रहा है? 2 सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, v1 v2 वेलोसिटी, r1 r2 रेडियस। अब भैया ये आपकी अर्थ से एक r1 डिस्टेंस पर यहाँ एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा, एक रफ्तार v1 है। अर्थ से r2 रेडियस पर दूसरा सैटेलाइट यहाँ चक्कर लगा रहा, इसकी रफ्तार बेटा v2 है। आपसे कहा जा रहा कि अगर r1 बड़ा है r2 से, r1 greater than r2, मदद करिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिजल्ट होता है √of g(m)/r, जहाँ g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सबके लिए कांस्टेंट, m सेंट्रल बॉडी का मास जो कि अर्थ है। इन दोनों सैटेलाइट के लिए इसे S1 मान लो, इसे S2 मान लो, इन दोनों की सेंट्रल बॉडी अर्थ है, उसका मास फिक्स है, ये फिक्स। तो क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी r के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर ये नंबर बड़ा तो ये नंबर छोटा। तो हम लिख सकते हैं एक बार में v1/v2 इज इक्वल टू √of r2/r1। बोलो बेटा, उल्टा रेशियो चलेगा। क्लियर? तो दोनों की ऑर्बिटल वेलोसिटी और डिस्टेंस को हम लिखने जा रहे हैं, चेक करना बेटा। अच्छा बताओ v1/v2 इज इक्वल टू r2/r1 कौन बड़ा है? आपसे क्वेश्चन में कहा गया r1 बड़ा है। सोचो अगर ये नंबर बड़ा है तो इसके ठीक सामने प्रपोर्शन में ये नंबर आ रहा है, ये भी बड़ा होगा। कोई डाउट? अरे प्रपोर्शन में जो नंबर आएगा, अगर यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है तो यहाँ भी तो प्रपोर्शन बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इसका मतलब v2 बड़ा होगा v1 से। ऑप्शन संख्या तीसरा। तो ये रहे बेटा 20 सवाल। ICAR 2019 का भी डिस्क्रिप्शन लिंक इसी वीडियो के लास्ट में दिया गया है, उसके भी सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पर अवेलेबल कराए गए हैं। और अब हम लोग अगले वाले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में 21 ऑनवर्ड 60 क्वेश्चंस का पेपर होता है। 2018 में 60 क्वेश्चंस का पेपर था, तो इसमें आपके 21 नंबर क्वेश्चन से आगे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग अगले वाली वीडियो में करेंगे। 7th नंबर एक सवाल छोड़ा, जिसे आने वाले 2 पार्ट में से किसी एक पार्ट में डिस्कस कर देंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।